में लास्ट में क्या लिखा था आपने? हाँ, तो इसी में एक लाइन जोड़ लीजिए। अच्छा, मार्क्स ने कहा था कि he never believes in ideology। आइडियोलॉजी को जिसमें फॉल्स कंसेप्शन था, और मार्क्स विचारों को क्यों नहीं मानता? क्योंकि मानता है कि विचार वैसे उठते जैसी सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। तो विचार पूर्णतः सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित होते हैं। तो मार्क्स में अगला पॉइंट इससे नहीं है, ट्यूशन बंद कर दो। मार्क्स ने कहा कि कैसे सामाजिक परिस्थितियां किस लास्ट में क्या लिखा था? सामाजिक परिस्थितियां और सामाजिक परिस्थितियों का मतलब है कि वो क्लास डिवीजन, समाज का वर्गीय विभाजन, ये उसकी सामाजिक परिस्थितियां हैं। तो अगला इसमें जोड़ लीजिए कि मार्क्स ने कहा कि विचार, आइडियोलॉजी, विचार या आइडियोलॉजी विचार और आइडियोलॉजी उन लोगों की देन है। आइडियोलॉजी इज द प्रोडक्ट ऑफ क्लास विच इज रूलिंग ओवर द सोसाइटी। विचार उन लोगों की देन है जिनका समाज पर नियंत्रण है। विचार उन लोगों की देन है जिनका समाज पर नियंत्रण है और जिन्होंने उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किया है। Ideologies is the creation of ruling class and it is dominated by those who are having control over the means of production। इस समाज में जो विचार होता है, जिसे विचार कौन देगा? शक्तिशाली वर्ग देगा। तो विचार और विचारधारा एक ही बात हो गई। आइडियाज एंड आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी ऑफ द सेट ऑफ आइडियाज, दैट इज आइडियोलॉजी। जब हम विचारधारा कहते हैं, विचारों के समूह है। दिवस ठीक हो गया। तो आप देखेंगे कि मार्क्स ने हमेशा कहा कि विचारों का समूह विचारधारा है। तो विचार उसी का होगा जिसका शासन सत्ता पे नियंत्रण होगा।
विचार इंडिपेंडेंट होता ही नहीं। इसी मार्क्स ने बार बार कहा कि सोशल कंडीशंस डिटरमाइंस द आइडियाज, और इसलिए आप देखेंगे हर समाज में आइडियाज, आइडियोलॉजी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल कंडीशन, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। और मार्क्स ने ये बात कही कि समाज में जो विचारधारा पैदा की जाती है तो रूलिंग क्लास क्या कहता है, इट इज बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरीवन, ये सभी के विकास के लिए है। यानी कुल मिलाकर इतने विचार हैं, डेमोक्रेसी क्या है, विचार है, व्यवस्थित नहीं है। तो रूलिंग क्लास के द्वारा जो भी विचार दिया जाता है, ऐसा लगता है कि पूरे समाज की भलाई के लिए है, लेकिन ऐसा है नहीं। इट इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु आर रूलिंग ओवर द सोसाइटी। तो जो लाल किले से भाषण दिया गया वो किसके लिए है? बुर्जुआ जी, दैट इज आइडियोलॉजी। ये विचारधारा है क्योंकि केवल ये विशेष के लिए है, क्योंकि केवल समूह के लिए है, क्लास के लिए है, इट इज नॉट फॉर द इंटायर सोसाइटी। ये समाज समूचे बैठे करते थे, ठीक नहीं हो पा रहा है। ये पूरे समाज की भलाई के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो विचार विचार देखिए, विचार पूरे समाज की भलाई के लिए नहीं होता, बल्कि विचार किसके लिए है? इट इज ओनली फॉर द रूलिंग क्लास। इसी मार्क्स ने कहा कि डजंट बिलीव इन आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करता है, बल्कि वो वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि उसने हर चीज को कारण कार्य के द्वारा बताया कि क्लास होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो स्टेट होगा, और क्लास और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो स्टेट नहीं होगा। हर चीज को उसने बड़ी साइंटिफिकली बताने का प्रयास किया है। इसलिए उसने कहा कि डजंट बिलीव इन आइडियोलॉजी। तो लोकतंत्र क्या है, वेलफेयर स्टेट क्या है, संविधानवाद क्या है? दिस इज मेयरली एन आइडियोलॉजी। ये सब विचारधारा है, और विचारधारा इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि शोषण करना है। विचारधारा जैसे धर्म है, धर्म क्या है? विचार ही तो है। धर्म, कल्चर, धर्म, ये सब विचार है, और ये सब आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। इसी मार्क्स ने कहा इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल। ये भी शोषण का एक तरीका है। इसलिए मार्क्स ने कहा कि नेबर बिलीव्स इन आइडियोलॉजी, क्योंकि अब आइडियोलॉजी की बात की जाए तो विचार की बात कहां पे है? समाज तो दो क्लास में डिवाइड है, सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू अपोजिट क्लासेस। बुर्जुआजी एंड प्रोलेटरिएट। समाज तो दो वर्गों में विभाजित है, अब इसमें विचार की कौन सी आवश्यकता है? अब इनके हाथ में दे आर कंट्रोलिंग द एंटायर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये पूरे उत्पादन के साधनों पर अपना मालिकाना हक रखते हैं, तो उसमें विचार देने की आवश्यकता नहीं है। क्या विचार से चीजें नहीं बदल जाएंगी? तो मार्क्स स्पीक लाइक ए साइंटिस्ट।
उसने वैज्ञानिक की तरफ अपनी बात कही, क्यों कह रहा है कि इनका इस पे नियंत्रण है, देयरफॉर दे आर कंट्रोलिंग ओवर द प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनका निजी संपत्ति पे नियंत्रण है और इसीलिए इन्हीं का नियंत्रण किस पे है, सरकार पे। कारण कार्य की व्याख्या करते हुए उसने सब बातें बता दी। उसने कहा कि जिसका नियंत्रण प्राइवेट प्रॉपर्टी पर होगा उसी के हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, और जिसके हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा उसी के हाथ में गवर्नमेंट एंड स्टेट होगा, और वही गवर्नमेंट चलाएगा, स्टेट चलाएगा, रियलिज्म और विचारधारा वही पैदा करेगा। तो मार्क्स स्पीक लाइक साइंटिस्ट, उसने कहा भी कि मैं तो वैज्ञानिक किस्म का आदमी हूं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि वो बाकी किसी चीज को मानता ही नहीं, और अभी तक जितना भी कल आपने पढ़ा होगा उसमें ये निष्कर्ष निकल के आता है कि मार्क्स के हिसाब से इकोनॉमी क्या है, बेस है, और फिर ऊपर क्या है, सुपर स्ट्रक्चर। तो मार्क्स का पूरा चिंतन देखा जाए तो ऐसा लगता है कि आधार किसको निर्धारित करता है, अधिरचना को। तो मार्क्स का पूरा ध्यान कहां पे है, आधार पे, इकोनॉमी पे। मार्क्स का पूरा ध्यान ही इकोनॉमी पे है, आधार पे है। इसे जितना चिंतन अभी तक हमने पढ़ा उसको एक शब्द में कहा जा सकता है, तो क्या है पहला पॉइंट, उसी को लिख लीजिए। हेडिंग नहीं बल्कि वैसे एक लाइन लिख लीजिए। मार्क्स के समूचे विचार को मार्क्स के समूचे विचार को आर्थिक निर्धारणवाद कहा जाता है। द एंटायर थॉट ऑफ मार्क्स is considered as economic determinism। मार्क्स के समूचे विचार को आर्थिक निर्धारणवाद कहा जाता है क्योंकि मार्क्स के विचार में अर्थव्यवस्था से ही मार्क्स के विचार में अर्थव्यवस्था से ही राज्य, सरकार, धर्म, विचारधारा, इकोनॉमी डिटरमाइंस द स्टेट, रिलीजन, कल्चर, आइडियोलॉजी। तो अर्थव्यवस्था से ही सब कुछ निर्धारित होता है, इसे कहते हैं आर्थिक निर्धारणवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, वेर इकोनॉमी डिटरमाइंस ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए आप देखेंगे मार्क्स के विचार को जो भी हमने पढ़ा, इसे आप कह लीजिए बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का सिद्धांत, इसे कह लीजिए इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म मीन्स इकोनॉमी डिटरमाइंस स्टेट, economy determines religion, economy determines government, economy determines the culture, economy determines the ideology। इसे जो अभी तक हमने पूरा विचार पढ़ा उसको एक शब्द में कहा जाए तो मार्क्स के चिंतन का सेंट्रल पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, आर्थिक निर्धारणवाद। तो अब आप देखेंगे मार्क्स जिस तरीके से कारण कार्य की व्याख्या कर रहा है, क्या उसे वैज्ञानिक कहा जाए या न कहा जाए, वो हर जगह उसको आप देखेंगे, ही स्पीक्स लाइक अ साइंटिस्ट। और वैज्ञानिक व्यक्ति हमेशा इंपेरिकल चीजों को ध्यान में रखता है, इकोनॉमी है, क्लास है, उसने ऐसा कुछ भी चीज नहीं कहा विच इज मिस्टिकल। भाई एक साइंटिस्ट का अध्ययन क्या होता है, विच इज वेरी मच विजिबल, विच कैन बी ऑब्जर्व। तो जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है जिसको हम देख पाए, जिसको प्रमाणित कर पाए, तो मार्क्स ने हर जगह उसी तरीके का प्रयोग किया है।
मार्क्स के विचार में फिलहाल तो मिस्टिसिज्म नहीं दिखता, लेकिन क्या वो वैज्ञानिक है या मानववादी है? वेदर ही इज ए ह्यूमनिस्ट और साइंटिस्ट, क्या वो वैज्ञानिक है या मानववादी है, क्या कहें उसे? दोनों विचार उसका है। और एक बात आप याद रखिए, जब हम मार्क्स के नियमों को विज्ञान की तरह समझेंगे, उसमें थोड़ा सा जो समस्या आती है, ये उसमें समस्या आती है कि जैसे कि वैज्ञानिक ये समझते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी घूम रही तो क्या हम उसे रोक देंगे क्या? तो जब भी कहा जाता है कि वेन इकोनॉमी डिटरमाइंस ईच एंड एवरीथिंग, और तब तो ऐसा लगता है कि उस साइंटिस्ट की तरह बोल रहा है, उसकी बातें वैज्ञानिक की तरह हैं। तो सवाल है कि उसमें मानव की भूमिका क्या है फिर? जब पूरी सृष्टि, जब पृथ्वी घूम ही रही है, तो हमें उस पृथ्वी के अनुसार चलना है या हम उसकी गति को चेंज कर देंगे? तो देन अ रियल क्वेश्चन अराइजेज दैट वेदर, जब हम कहते हैं कि पूरा पूरा संसार ऐसे चल रहा है और उसने वैज्ञानिक की तरह व्याख्या कर दी, तो व्यक्ति की भूमिका क्या है, इस पर डिबेट है। लेकिन अब जरा हम लास्ट में देख लें, अभी तक हमने जितना भी विचार मार्क्स का देखा, वो तो सब अभी है कि व्यवस्था की आलोचना कैसे है, व्यवस्था को समझा कैसे जाए। व्यवस्था को बदलने का विचार तो इसने नहीं दिया। और मार्क्स इज रेडिकल, तो उसने क्या कहा, हमें दुनिया बदलनी है। तो आखिर में दुनिया बदले कैसे और पूंजीवाद का विनाश कैसे होगा, इसका उत्तर भी नहीं मिला। इसलिए अब अगला हेडिंग है मार्क्स के विचार में सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज इन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। मार्क्स के विचार में सामाजिक परिवर्तन। एक बात तो पक्का है कि वो पूंजीवाद का विनाश करना चाहता था, लेकिन ये भी तरीका है कि वो अपने आप को स्कॉलर भी बताना चाहता था। पूंजीवाद के विनाश करने के लिए वो सीधा सिद्धांत दे सकता था, लेकिन आप जानते हैं जितना बड़ा विद्वान उतने बड़े थियरी, उसने सीधा सीधा सिद्धांत दिया नहीं। इस वजह से हिज मेन एम वाज टू डिस्ट्रॉय द कैपिटलिज्म, बट इवन ही इंटरप्रेटेड द एंटायर हिस्ट्री सोसाइटी। क्योंकि मार्क्स ने बात जरूर कही कि अभी तक तो लोगों ने होलिस्टिक इंटरप्रिटेशन किसी चीज का किया ही नहीं। कोई राज्य का अध्ययन कर रहा है, कोई सरकार का अध्ययन कर रहा है, उसने कहा कि फर्स्ट देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड सोसाइटी हिस्ट्री। पहले समाज को देखो, पहले समाज के परिवर्तन को देखो, फिर इतिहास को देखो, फिर आप समझ पाओगे किस तरीके से हम समाज की व्याख्या कर पाए। उसका मूल उद्देश्य क्या था, पूंजीवाद का विनाश। वो किसी भी तरीके से कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। अब उसको बड़ी ही वैज्ञानिक तरीके से उसकी व्याख्या कर दी उसने कि हाउ वी कैन डिस्ट्रॉय द कैपिटलिज्म। लेकिन कैपिटलिज्म का विनाश जो हुआ था, उसके पीछे का जो एज था, वो था फ्यूडल फ्यूडलिज्म। सामंतवाद के विनाश के बाद पूंजीवाद आया था, ये तो इतिहास का सच है। और मार्क्स ने इसी बात को बड़ी बारीकी से देखा। और वो कैसे यूरोप को देख रहा था जहां फ्यूडलिज्म का विनाश हुआ, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूडलिज्म लीड्स टू द अराइवल ऑफ कैपिटलिज्म। सामंतवाद का विनाश हुआ, सामंतवाद के विनाश से आगे कौन सा विचार बढ़ा, पूंजीवाद। ये फेज उसने बहुत बारीकी से देखा और उसने अपने सारे कम चीजें निकाल ली। अगर सही मायने देखा जाए कि उसका मूल उद्देश्य था पूंजीवाद का विनाश करना है, और पूंजीवाद के विनाश के बाद एक थोड़े समय के लिए अवस्था आएगी, दैट इज डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट,
सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, और जिसका फाइनल डेस्टिनेशन था दैट इज कम्युनिज्म, साम्यवाद। आपको याद होगा प्लेटो में भी हमने साम्यवाद की बात की थी, यहाँ भी साम्यवाद आ रहा है, इसलिए हमने प्लेटो के साम्यवाद को नहीं बताया, कंपैरिजन अपने आप हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई चीज हम छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आगे कहीं न कहीं उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। बात आप देखिए, मार्क्सिस्ट चिंतन में केंद्र में दो ही चीज है, एक कैपिटलिज्म का विनाश कैसे होगा और क्या लाया जाएगा, कम्युनिज्म। सेंटर में दो ही पॉइंट है उसके, लेकिन उसने अपनी इसी व्याख्या को आगे बढ़ाने के लिए उसने हिस्ट्री कई स्टेजेस का निर्माण कर दिया। अदरवाइज मार्क्स का विचार बड़ा ही क्लियर कट था, पूंजीवाद को खत्म करके साम्यवाद को लाना है, लेकिन उसने अपनी व्याख्या को वैज्ञानिक बनाने के लिए बाकी चीजों का भी उल्लेख कर लिया। इसीलिए अगर कभी एग्जाम में इस तरीके की चीजें आ जाए तो हमें प्राथमिकता पता होना चाहिए, और किस चीज को हमें ज्यादा वेट देना है, किस चीज को कम वेट देना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर में जो व्यक्ति लिख रहा है उसका सेंटर कहाँ पे था, तो ये। तो कभी इतिहास की व्याख्या आ जाए तो आपको बाकी सब चीजों को शॉर्ट करना है, कहाँ पे एक्सटेंड करना है, यहाँ पे। अब ये विषय की समझ होती है, बाकी सब चीजों को कंप्रेस कर दीजिए। अब उसने इसी बात की व्याख्या के लिए उसने कहा भाई और भी स्टेज में बता दूं। उसके बाद था स्लेवरी, दास युग। उसके पहले था, सबसे जो पहला स्टेज था हिस्ट्री का, दैट वाज प्रिमिटिव कम्युनिज्म, आदिम साम्यवाद। जो पहला स्टेज था वो था प्रिमिटिव कम्युनिज्म या आदिम साम्यवाद। प्रिमिटिव कम्युनिज्म या आदिम साम्यवाद, या साम्यवाद का पहला स्टेज, जो भी आप कह लीजिए, ये उसकी व्याख्या है कि इतिहास इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आप देखेंगे, इतिहास की ये समझ उसने कहीं न कहीं हीगल से ली। कहा भी जाता है मार्क्स चिंतन पर 3 लोगों का बड़ा प्रभाव है। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, जहां से उसने लेबर थियरी वैल्यू लिया, उसको अपने लिए यूज कर दिया। फ्रांसीसी क्रांतिकारी, और हीगल का दर्शन। Marxist ideas are influenced by 3 main factors: economy of Britishers, philosophy of Hegel, and revolutionaries of France. इन 3 बातों से मार्क्स का चिंतन बड़ा ही प्रभावित है। तो जब उसने इतिहास की व्याख्या की, अच्छा अभी आपने देखा होगा लिबरल चिंतन में हिस्ट्री का मतलब ही नहीं है। उदारवादी चिंतन में न तो इतिहास है और न ही समाज है। इकोनॉमी की बात भी बहुत सतही तौर पे की गई है, लेकिन मार्क्स चिंतन में सोसाइटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है। तो एक बड़ा डिपार्चर है लिबरल थिंकिंग से। और उसने ये सारी कहानी क्यों बता डाली? करना तो एक ही काम था, पूंजीवाद का विनाश करना था और साम्यवाद लाना था, लेकिन सारी कहानी बता दी इसलिए कि ही इज अ साइंटिस्ट, तो उसको हल्के में न लिया जाए। और उसने ये बात कह डाली। अब उसने अब इकोनॉमिक्स का प्रयोग किया, और जब उससे पूछा गया इतिहास बढ़ता कैसे आगे है, उसने कहा जब इतिहास ऐसे बढ़ रहा है। उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं बढ़ता, हमने तो सिंपल बता दिया। उसने कहा इतिहास ऐसे बढ़ता है। इस तरीके से इतिहास का सफर होता है, जिगजैग। जब उससे पूछा गया कि हाउ हिस्ट्री इवॉल्व्स, अभी आप देखेंगे कुछ लोग कहते हैं देयर इज अ सर्कुलर मेथड टू डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री। सर्कुलर मेथड का मतलब है इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। अगर इतिहास की व्याख्या देखी जाए तो लोग मानते हैं, यूनानी क्या मानते थे? सर्कुलर, राजतंत्र आएगा, कुलीन तंत्र आएगा, गुट तंत्र आएगा, फिर पहुंच कहां चल पड़ा, राजतंत्र आ जाएगा। इतिहास की व्याख्या अभी आप देखेंगे, मार्क्स जो इतिहास की व्याख्या करता है उसने हीगल से लिया ये चीज।
इतिहास की व्याख्या सर्कुलर नहीं होती। सर्कुलर का मतलब है कि ये इतिहास आया है, ये फेज आया है, ये फेज आया है, तीसरा है, चौथा है, फिर कहां पहुंच गए वहीं। ग्रीक लोग ऐसे ही मानते थे। इतिहास की दूसरी व्याख्या क्या होती है? लीनियर। एक स्टेज आया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आगे बढ़ते जाएगा, कभी रिपीट नहीं करेगा। मार्क्स ने इन दोनों को नहीं माना। मार्क्स इतिहास की व्याख्या क्या है? डायलेक्टिकल, द्वंदात्मक। वो इतिहास को रैखिक नहीं मानता, इतिहास आगे चला जाएगा तो कभी रिपीट नहीं करेगा। वो इतिहास को सर्कुलर नहीं मानता, इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या कैसे की है? डायलेक्टिकल रूप में, द्वंदात्मक तरीके से। और इस डायलेक्टिकल पद्धति का प्रयोग पहली बार किसने किया था? हेगल। तो डायलेक्टिकल का मतलब क्या है? जैसे इतिहास अगर अपने आप को रिपीट करता है, तो एक एग्जाम्पल आपको बता दें, फिल्मों से 1960 के दशक की फिल्में देखिए, 60 और 70 70 खास राजेश खन्ना की फिल्में, कोई फिल्म में झगड़ा नहीं, केवल लव स्टोरी। लव स्टोरी क्या है? एक विचार है। फिल्मों में स्टंट चलता ही नहीं था, और कभी कभी झगड़ा हो जाता था, राजेश खन्ना गुस्सा हो, दो चार लफा दे दिए किसी को, उतने में खुद ही परेशान हो जाते थे। अभी देखिए डायलेक्टिकल कैसे आगे बढ़ता है? पहले एक विचार आएगा, उसका जस्ट अपोजिट विचार आएगा। इतिहास की प्रगति ऐसी होती है। अब देखेंगे कि राजेश खन्ना की फिल्म में क्या थी? लव स्टोरी। उसके बाद अमिताभ बच्चन आए, जूता से, लात से, जिससे मारा जा सकता है उससे मारा। लव स्टोरी का जस्ट उल्टा क्या होगा? एक्शन मूवीज। अमिताभ बच्चन कौन से हीरो बन गए? एक्शन। इतिहास की व्याख्या ऐसे होती है, दैट इज डायलेक्टिक। एक विचार का विरोधी विचार पहले आएगा, दैट इज द मेथड ऑफ डायलेक्टिक। वही बात हीगल ने कही, पहले एक विचार आएगा, इसको किसी भी क्षेत्र में लागू कर लीजिए, पहले एक विचार आएगा, उसका विरोधी विचार आएगा। लेकिन इन दोनों विरोधी में ये अपोजिट है, फिर भी हम देखेंगे दोनों में कोई तो एलिमेंट ऐसा होगा जो सस्टेनेबल होगा। इन दो अच्छे विचारों का, खराब विचारों को हम छोड़ देंगे, द गुड एलिमेंट ऑफ बोथ। तो जो पहला विचार आएगा उसे क्या कहेंगे? थेसिस, वाद। दूसरा विचार आएगा उसको क्या कहेंगे? एंटीथेसिस, प्रतिवाद। इतिहास ऐसे आगे बढ़ता है, पहले एक विचार आएगा, फिर उसका विरोध होगा, उसके बाद क्या होगा? संवाद, सिंथेसिस। अभी सिंथेसिस किन लोगों ने किया? अक्षय कुमार। लव स्टोरी भी चलती है, हाथ पैर भी चल जाता है। अभी आप देखेंगे उसके बाद हमारी फिल्मों में पहले पुरानी फिल्में देखिए, विलन का रोल अलग था, कोई कॉमेडियन अलग होता है। अब हमारी सारी फिल्मों में एक ही व्यक्ति हीरो विलन भी बन जाता है, कॉमेडियन बन जाता है, मारपीट भी कर लेगा, तो ये क्या होगा? सिंथेसिस। इतिहास इसी तरीके से आगे बढ़ता है, समाज भी, इतिहास भी, फैशन भी। फैशन भी इसी तरीके से आगे बढ़ता है। पहले हमारे यहाँ लोग, पहले तो हम देखते थे गांव वगैरह में, ये हाथ पे लोग पता नहीं क्या 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 करवाते थे, तो लोग उसको बड़ा पिछड़ापन मानते थे, भाई हाथ पे कोई चीज चिन्ह करवा लेना, ये सब बड़ा बेकार चीज है। व्हाट इज ए टैटू? हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अब टैटू के माध्यम से लोग मॉडर्न बन रहे हैं, इतिहास की व्याख्या है। इसका मतलब है एक बार कोई विचार आएगा, फिर उसका विरोधी विचार आएगा, और दोनों के अच्छे एलिमेंट बनकर क्या होगा? सिंथेसिस। इसी बात को अब हीगल के संदर्भ में देखिए, हीगल ने कैसे कहा। हीगल में पढ़ना थोड़े है, बस एक एग्जाम्पल आपको दे दें। हीगल ने क्या कहा? पहले फैमिली आती है, फैमिली के बाद फिर सिविल सोसाइटी आती है, और सिविल सोसाइटी के बाद फिर आता है स्टेट। तो हीगल ने कहा फैमिली वाद है, नागरिक समाज क्या है? प्रतिवाद है, राज्य क्या है? संवाद है। दैट इज हीगलियन आइडिया।
अब देखेंगे परिवार किस पर आधारित होता है? प्रेम पर। अगर हम कैसे कहें कि व्हाट इज ए बॉन्ड ऑफ फैमिली, दैट इज लव। तो जिन बहनों ने अपने भाई को राखी बांधी, कुछ भाई से लिया क्या? दैट इज बेस्ड ऑन लव। अगर भाई ने कुछ नहीं भी दिया होता तो स्वाभाविक रूप में हम उसको समझ लेंगे, चलो अच्छा कभी देगा ही, अभी फुक्कड़ है, कभी कमाएगा देगा, हम मान लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, जो प्रेम भाई बहनों के बीच में है या फैमिली मेंबर्स के बीच में है, वही प्रेम दो दोस्तों के बीच में होता है क्या? अच्छा, वही प्रेम दो पार्टनर के बीच में होता है क्या? पार्टनर को 100 रुपए दिया, कब दोगे? अच्छा, भाई बहन को हर हर मदद करने को तैयार होते हैं कि तुम वो नोट्स चाहिए, किताब चाहिए, बताओ। पार्ट नोट्स मांगा, छुपा लेते हैं, यार यही वही पढ़ लेगा। तो पहले तो कई कई ऐसे स्टूडेंट आते थे, अभी इस क्लास में तो ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं जो आपके आंसर व्हाट्सएप पे डालता हूँ तो पहले मैं पूछ लेता हूँ उस व्यक्ति से कि मैं आपका आंसर यूज कर सकता हूँ, ये सबके फायदे के लिए हो जाएगा, उनका नुकसान तो नहीं होगा। फिर भी कंसेंट इज इम्पोर्टेंट। आपने पढ़ा है हॉब्स? डेमोक्रेसी में पहले क्या होना चाहिए? कंसेंट। टीचर भी डिक्टेट नहीं कर सकता, कंसेंट। तो जो कंसेंट देंगे उनका व्हाट्सएप पे हम डाल देते हैं। तो सिविल सोसाइटी क्या है? कंपटीशन पे चलता है, ये लव पे नहीं चलता। नागरिक समाज में हर जगह प्रतिस्पर्धा है, हर जगह अपना फायदा है, इसलिए लव का जस्ट अपोजिट क्या है? फायदा। लेकिन अब देखेंगे परिवार, परिवार में आपका प्रेम केवल परिवार के प्रेम का दायरा बड़ा सीमित होता है, और सिविल सोसाइटी के कंपटीशन का दायरा सीमित नहीं होता, सबके साथ कंपटीशन है, फायदा है। इन दोनों का सिंथेसिस क्या होगा? राज्य। तो हीगल ने कहा, हीगल के इतिहास का सर्वोच्च विकास क्या था? राज्य। और ये थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस तब तक चलेगा जब तक इतिहास का सर्वश्रेष्ठ विकास नहीं हो जाएगा। अब आप कहेंगे भाई हमें हीगल से क्या मतलब है? मार्क्स की बात भी हम करेंगे। और याद रखिए, हीगल से पूछा गया कि भाई ये बताओ, हमने तो मान लिया तुम्हारा मेथड है डायलेक्टिकल, लेकिन इतिहास बढ़ कैसे रहा है? यहां से यहां आया, यहां से आया। डायलेक्टिकल तो मेथड है। आखिर में इतिहास का फंडामेंटल एलिमेंट क्या है? समाज का मूल तत्व क्या है जिससे इतिहास आगे बढ़ रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है? तो हीगल ने कहा आइडिया, ईश्वर, गॉड, यूनिवर्सल स्पिरिट, जो भी कह लीजिए। तो हीगल ने माना ये दुनिया आगे कैसे बढ़ती है? विचारों से। हीगल क्या मानता था? इतिहास की व्याख्या, समाज की व्याख्या, हाउ वी कैन इंटरप्रेट सोसाइटी, स्टेट, दैट इज थ्रू आइडिया। विचारों से इतिहास बढ़ता है, विचारों से समाज बढ़ता है, आइडिया हो गया। इसे जो हमने इतिहास की व्याख्या ऐसे आपको दिखाई है वो ऐसे है नहीं, वो इस तरीके से है, वो डायलेक्टिकल है। और जब हम इतिहास की द्वंदात्मक व्याख्या करते हैं तभी क्या कहलाता है? डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म। और जब इतिहास की यही द्वंदात्मक व्याख्या डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म है। अब सवाल है इससे मार्क्स ने क्या सीखा? मार्क्स ने कहा हीगल बाबा ये तक तो तुम सही बोल रहे हो कि थीसिस होता है, एंटीथीसिस होता है, सिंथेसिस होता है, यहां तक तुम सही हो। मार्क्स ने डायलेक्टिक्स किससे लिया? हीगल से। लेकिन कहा क्या? हीगल तुम सर के बल खड़े हो। क्यों सर के बल खड़े हो? बिकॉज आइडिया डिक्टेट्स द डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री। मार्क्स की इतिहास की व्याख्या क्या है? पहले पूंजीवाद आएगा, वाद है। थीसिस क्या है? कैपिटलिज्म। एंटीथीसिस क्या है? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट, सर्वहारा का अधिनायकत्व, यह है प्रतिवाद। और संवाद क्या है? साम्यवाद, कम्युनिज्म।
वाद है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। प्रतिवादी क्या है? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट। वाद है पूंजीवाद, प्रतिवादी क्या है? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट। और संवादी क्या है? कम्युनिज्म। अब आप देखिए, मार्क्स ने हीगल के पूरे द्वंदात्मक तरीके को स्वीकार किया। अंतर कहां है? ये आपके सामने लिखा हुआ है, इतिहास की व्याख्या। और इंटरेस्टिंग पार्ट है, पूरे वेस्टर्न थिंकिंग में पहली बार इतिहास की व्याख्या, समाज की व्याख्या करने वाला कोई व्यक्ति तो हेगल है। इससे पहले लोगों ने इतिहास को, कल्चर को, समाज को कभी देखा ही नहीं। उदारवादियों ने तो कभी भी नहीं देखा। तो हीगल से मार्क्स ने क्या सीखा? डायलेक्ट्रिकल मेथड। लेकिन अब दोनों आपके सामने है, तो इसमें अंतर क्या है दोनों में? ये हीगल ने तरीका अपनाया और ये तरीका मार्क्स ने अपनाया। दोनों में अंतर क्या है? यहां देख के बता रहे हैं, रटी रटाई बात बता रहे हैं? यहां देख के बताइए, तो मैं समझूंगा कि अपने विचार समझा। भाई ये भी तो देखिए, कैपिटलिज्म थीसिस कैसे है? कैपिटलिज्म में कुछ लोगों का शासन होता है, थीसिस। एंटीथीसिस, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में बहुमत का शासन होता है, एंटीथीसिस। साम्यवाद में कोई शासन ही नहीं होगा, सिंथेसिस। अब देखिए, मैं फिर पूछ रहा हूं, दोनों में क्या अंतर आपको दिख रहा है? क्या क्या बताया आपने? यहां क्या दिख रहा है यार? अब ये देखिए, ये रट्टी वाली बात हो गई। यहां क्या दिख रहा है आपको? क्या? भाई एक बात तो साफ दिख रही है कि मार्क्स मैटेरियलिज्म में विश्वास करता है, विचार नहीं है। पहला अंतर तो यही है कि मार्क्स के विचारों में, मार्क्स के पूरे चिंतन में मैटेरियल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर इज द प्राइमरी। क्योंकि कैपिटलिज्म इकोनॉमी, ये इकोनॉमी, ये इकोनॉमी, ये अंतर है। अब वो ध्यान से देखिए, हीगल के इतिहास की, अब देखिए ये रटे हुए समझे हुए विषय में फर्क होता है। मैं बार बार ही बात करता हूं, हम कई बार विषय को रट लेते हैं और जैसा जब आप उसी घूम फिर के हम देते हैं। और मुझे यकीन है कि जो भी आपने जवाब दिया है दैट इज मेमोराइज्ड। मैं बार बार कर रहा हूं, लिखा क्या है? इतिहास की सर्वोच्च, इतिहास का सर्वोच्च विकास राज्य है। ध्यान देने की बात है। इसलिए हेगल ने क्या कहा? स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। यहाँ इत राज्य का विकास होगा, जर्मन राष्ट्र राज्य जाएगा, इतिहास खत्म हो जाएगा। यहाँ राज्य के रूप में है, साम्यवाद के रूप में है। इसे याद रखिए, राष्ट्रवादी हेगल का सहारा लेते हैं, मार्क्सवादी नहीं। इसलिए मार्क्सवाद में वैसे भी कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज नॉट देयर। राष्ट्रवाद मार्क्स क्या मानता है? ये विचार ही तो है, विचारधारा है। पूरा का पूरा नेशनलिज्म अपने आप में एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। और राष्ट्रवाद का विचार आप समझ सकते हैं किसके फायदे के लिए है। इकोनॉमिक कंडीशन तो आप बदल नहीं रहे हो और हमसे आपको अपेक्षा करते हो कि हम राष्ट्रीय भक्ति दिखा दें, राष्ट्रगान दिखा दें। इसलिए मार्क्स में आप देखेंगे दो ही तो की डिफरेंस है। बाकी जो चीज आप बता रहे हैं, अरे दोनों डायलेक्टिकल को मानते हैं। वाद प्रतिवाद संवाद दोनों का तरीका है। वाद प्रतिवाद संवाद को हीगल ने हर जगह यूज किया, मार्क्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक सीड लीजिए, गेहूं का दाना। गेहूं का दाना आपने बोआ तो गेहूं का दाना खत्म हो गया, तब उसके बाद उसमें अंकुरण होता है। उसके बाद जब गेहूं की बाली आती है तो उसमें दाना भी आ गया, बाली भी आ गई, लेकिन एक दाने से 1000 दाना बन गया। वाद प्रतिवाद संवाद आप कहीं भी लगा सकते हैं, अंतर बेसिक दो ही है हीगल में। इसलिए हीगल ने कहा, इसलिए मार्क्स ने कहा कि हीगल सर के बल खड़ा है, क्योंकि हीगल क्या मानता है? ईश्वर इतिहास की व्याख्या आगे बढ़ा रहे हैं, आइडिया। मार्क्स ने ईश्वर आइडिया को
माना ही नहीं. Material factor means a production and relation of production. ये इतिहास को आगे बढ़ाने वाला एलिमेंट है. ये नहीं, इतिहास की जो व्याख्या हमने यहाँ ऐसे लिख दी है वैसा ये मानता नहीं. इनकी इतिहास की व्याख्या क्या है? वाद प्रतिवाद संवाद. एक ही एलिमेंट का प्रयोग करके, इसलिए कहा गया मार्क्स ने हीगल का दर्शन लिया. मार्क्स ने हीगल का दर्शन लिया. व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ मार्क्स? डायलेक्टिकल मेटलिज्म. डायलेक्टिकल मेटलिज्म. और मार्क्स से पूछा भी गया, यार तुम ये मानते हो कि दुनिया भौतिकवादी है, तो फिजिक्स से इस दुनिया का अध्ययन क्यों नहीं कर लेते? मार्क्स ने फिर इसकी बात की. क्योंकि बात ध्यान देखिए, हॉब्स वाज मेटलिस्ट और नॉट? हॉब्स भौतिकवादी था या नहीं था? हॉब्स वाज ऑल्सो मेटलिस्ट. और हॉब्स ने उसके लिए फिजिक्स का प्रयोग किया, ज्योमेट्री का प्रयोग किया. तो मार्क्स से पूछा गया, यार तुमने फिजिक्स का प्रयोग क्यों नहीं किया? व्हाई यू आर यूजिंग डायलेक्टिक्स? उसने कहा, देखो फिजिक्स का प्रयोग मैं करता तब फिजिक्स से उन वस्तुओं का अध्ययन होता है जो स्टैटिक होती है, लेकिन समाज और इतिहास बदलता रहता है. इसीलिए इसके लिए फिजिक्स के बजाय कौन सा तरीका सही है? डायलेक्टिक्स. दूसरी बात, शायद ये फिलोसफर गलती भी मार्क्स की है या उसकी विशेषता भी है. हॉब्स ने कहा था कि दुनिया भौतिकवादी है, लेकिन भौतिक दुनिया में गति कहां से आती है? बाहर से. जस्ट लाइक ए फिजिक्स बिलीव. फिजिक्स ऑलवेज, जैसे कि मैं इस डस्टर को फेंकू, वहां तक जाके जितनी मैं ताकत लगाऊंगा. जस्ट लाइक द हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो. आपने कभी अगर कोई भी बॉल आप फेंकेंगे वहां तक जाएगी जहां तक आपने उसमें फोर्स लगाया होगा. हॉब्स बिलीव लाइक दैट. हॉब्स का मानना है कि भौतिक वस्तुओं की तरह किसी वस्तु में गति वहां तक होगी इतना फोर्स लगा हुआ है, यानी गति बाहर से आ रही है. अच्छा, फैन में गति बाहर से है या खुद फैन में है? बाहर से इलेक्ट्रिसिटी. ऐसा हॉब्स मानता है. फिजिक्स ऐसा ही मानता है. मार्क्स ऐसा नहीं मानता. मार्क्स कहता है मोशन लाइज विद इन द मैटर. मार्क्स कहता है गति वस्तु में ही अंतर्निहित होती है. अगर वस्तु में अंतर्निहित होती है, इसका मतलब इतिहास परिवर्तनशील होगा या रुकेगा? जब मोशन लाइज विद इन द मैटर, यदि इसमें एक समस्या है, फिर फैन न कभी चलेगा न कभी रुकेगा, हमेशा चलता रहेगा. फैन कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि मोशन तो उसमें खुद ही है. इसलिए मार्क्स ने बाकायदा डायलेक्टिक्स पे अपना पूरा लेक्चर दिया. उससे कहा, नो, माई डायलेक्टिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द फिजिक्स. यदि उस पर सवाल उठाया गया, ठीक है, इसका मतलब है मार्कर में गति स्वयं है, ये रुकेगा नहीं, हमेशा चलता रहेगा, तो मेरे हाथ में कैसे आएगा? ये तो भाग जाएगा. अगर इसमें स्वयं की गति होती, भाग जाता. फैन कभी रुकता ही नहीं, दुनिया कभी स्थिर नहीं होती. मार्क्स से पूछा गया, ठीक है, अगर भौतिक वस्तुओं में गति होती है, इतिहास का अंतिम स्टेज क्या होगा? उसने कहा कम्युनिज्म. लोगों ने कहा, भाई भौतिक वस्तु यहाँ रुक कैसे गई? यहाँ रुकी कैसे? तो आप जानते हैं कि हर विचारक कोई न कोई पर्पज को लेकर आगे बढ़ता है. उसमें तमाम विसंगतियां हो सकती हैं, लेकिन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म. अब देखिए, दो चीजें हमने देख ली. मार्क्स ने पहला इकोनॉमिक्स कहां से ली? इंग्लैंड से. फिलोसफी कहां से ली? हीगल से. और जब हम फिलोसफी का शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी इसेंस ऑफ थॉट, उसके थॉट का इसेंस क्या है? व्हाट इज सबस्टेंस ऑफ थॉट, दैट इज ए फिलोसफी. मूल तत्व क्या है, बेसिक आइडिया क्या है, दैट इज अ फिलोसफी ऑफ मार्क्स. ये मार्क्स की फिलोसफी है. तो यहाँ पे मार्क्स ने ये बात बता दी. तो इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया. तीसरा उसने क्या लिया? फ्रांस से क्रांति. तभी तीनों को मिला के इतिहास की व्याख्या करेंगे. अगला तीसरा, मार्क्स ने
हाँ, हेडिंग वही रहेगी। हम इतिहास की व्याख्या समझने के लिए ये बेसिक बातें हमने बता दी। इतिहास जैसे हमने लिखा वैसे नहीं चलता। इतिहास कैसे चलता है? कूद कूद के। अच्छा, आपने चेस खेला है? चेस आपने खेला है कि नहीं? तो उसमें घोड़ा कैसे चलता है? ये क्या है? ढाई कदम है ये। तो हीगल ने कहा भगवान कूद कूद के चलते हैं। मार्क्स ने कहा अरे उल्लू, भगवान नहीं है, मैटर चलता है। अच्छा, एक बात याद रखिए, अगर मैटर खुद चलता है भगवान की आवश्यकता अपने आप खत्म हो जाती है। बहुत ध्यान देने की बात है। इसलिए भौतिकवादी भगवान को नहीं मानता। अगर हम और ईश्वरीय व्यक्ति भगवान क्यों मानता है? क्योंकि चलाने के लिए कोई तो चाहिए। भाई धरती चल रही तो कोई चलाने वाला है। जैसे फैन चल रही चलाने वाला है, धरती चल रही, देयर शुड बी सम क्रिएटर। तो जब हमने मान लिया कि भौतिक वस्तु खुद ही चल रही है तो देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लाइक गॉड। ईश्वर की आवश्यकता वैसे ही खत्म हो जाती है। इतिहास जब अपने चल रहा है, ईश्वर की आवश्यकता क्या है? थर्ड पॉइंट, अगला पॉइंट लिख लीजिए कि मार्क्स ने भौतिकवादी विचार फायरबाख से भी लिया। फायरबाख, कल मैंने बताया फ्यूरबैक, कल मैंने नाम बताया था। फायरबाख की आलोचना उसने की थी नहीं? FEUERBACH, मार्क्स ने FEUERBACH, फायरबाख। ये फ्यूरबैक कई बार कहते हैं कि मार्क्स ने भौतिकवाद का विचार फ्यूरबैक से भी लिया, परंतु उसने कहा कि फायरबाख का विचार, he borrowed the concept of materialism from Feuerbach, परंतु उसने कहा कि फ्यूरबैक या फायरबाख का भौतिकवाद, इसको हटा दें, ये वाला, ठीक है। बट ही सेड दैट द materialism of Feuerbach is contemplative. Contemplative means rough. फेयरबैक का भौतिकवाद भद्दा भौतिकवाद है, गंदा भौतिकवाद है। परंतु उसने कहा कि फायरबाख का भौतिकवाद गंदा है, भद्दा है। बट ही सेड दैट द materialism of Feuerbach is contemplative, is rough. क्योंकि फेयरबैक ने माना कि विचार भौतिक तत्वों के परिणाम होते हैं। बिकॉज फायरबाख सेड दैट आइडियाज और द रिजल्ट ऑफ मैटर। फायरबाख ने कहा कि विचार भौतिक तत्व के परिणाम होते हैं। आइडियाज और द रिजल्ट ऑफ मैटर। फायरबाख ने कहा कि विचार भौतिक तत्व के परिणाम होते हैं। इसका मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। एक तरफ भौतिक तत्व है, दूसरी तरफ क्या है? विचार है। अच्छा, आप याद रखिए, मार्क्स को कहा तो भौतिकवादी जाता है, लेकिन उसने ऐसी बात कही, क्योंकि आप देखेंगे जब भौतिकवादी कहा जाएगा और भौतिक तत्व अपने आप में स्वयं मूव कर रहा है, तो आप फिर हैरान होंगे कि भाई फिर मानव की आवश्यकता उसमें क्या है?
और कहता भी है कि मैं साइंटिस्ट हूँ, तो मार्क्स का भौतिकवाद ऐसा नहीं है। जैसे, और ये बात सुन के बड़ी हैरानी होती है, फेयरबैक ने ऐसा कैसे कर दिया कि भौतिक तत्व है और विचार उसके परिणाम है। हाउ फेयरबैक सेड दैट? तो मान लीजिए कि अब कोई भी एग्जांपल आप लीजिए कि जैसे देखेंगे कि कभी आपने पान खाया है? पान खाया है? अच्छा, पान मैं खाने को प्रेरित नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसने कभी देखा तो होगा, अगर नहीं खाया होगा और पान नहीं खाया होगा तो बहुत सारी और भी चीजें खाने को है। तो पान का मतलब है जिसमें जितने भी चीजें एलिमेंट होते हैं, जितने एलिमेंट पान के होते हैं उसमें कलर नहीं होता। जब वो पान खाते हैं तो उसमें एक लाल कलर आ जाता है। इसका मतलब है ये ऐसा ही विचार है, भौतिक तत्व कुछ और है, विचार कुछ और परिणाम है। ऐसा फेयरबैक ने माना। भाई लाल कलर पान में थोड़ी था, पान हरा, चूना सफेद, सुपारी किसी और कलर की, उसमें से एक नया कलर क्या निकला? रेड। ऐसे ही फेयरबैक ने कहा कि दिस इज अ मैटर एंड भौतिक चीजों के कारण हमारे विचार पैदा होते हैं। फेयरबैक ने ऐसा कहा। मार्क्स ने कहा नहीं। और इस बात से दिखता है कि मार्क्स कैसे फिजिक्स जैसा विचार नहीं मानता था। मार्क्स ऐसा नहीं मानता है, एकदम डायलेक्टिक्स है उसका। अब सवाल जैसे कि मान लीजिए कि हम आपसे सीधे पूछें, क्योंकि हर स्कॉलर ने मानव की क्षमता पर विशेष बल दिया है, मार्क्स ने भी कहा है। अब बताइए आप क्या है, भौतिक तत्व हैं या विचार हैं? आप हैं क्या? अच्छा, आपने देखा हॉब्स ने क्या कहा? मैटर मैटर मैटर। और सच मानिए, फेयरबैक अगर मैटरिज्म भद्दा है तो हॉब्स का भी मैटरिज्म भद्दा ही होगा, क्योंकि मैटरिज्म ऑफ हॉब्स इज टोटली मतलब रिजिड है, रफ है। मैटर, मैटर के बाद विचार आ जाएगा, विचार आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सवाल यही है, हॉब्स से पूछा जाए तो क्या कहेगा? आप मशीन जैसे हैं। हॉब्स से पूछा जाएगा, डॉक्टर से आप जाके पूछे कि व्हाट इज ह्यूमन बीइंग, उनका अरे बहुत सारे नर्वस सिस्टम, इनका सिस्टम का मिला दो, दैट इज ह्यूमन बीइंग। मार्क्स ऐसा नहीं मानता। आप साफ तौर पे देखेंगे जैसे कि उसने यहाँ पे बड़ा ही विशेष विचार दिया है मानव और किसी भौतिक वस्तु में। मानव भौतिक वस्तु में तो नहीं, इतना अच्छा विचार दिया है। अच्छा, हमें लगता ही यही है कि लोग कहते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा उसे यही लगता है कि मैटर इज मोर इम्पोर्टेंट और आइडियाज। मार्क्स के हिसाब से मैटर, इसका मतलब पहले हम पैदा हुए, पहले हमारा विचार आया, हम पैदा हुए। पॉलिटिकल साइंस एक विचार है, राष्ट्रवाद एक विचार है, धर्म एक विचार है। तो पहले हम 2-2.5 किलो के हुए थे, और 2-2.5 किलो के जब व्यक्ति पैदा होता है तो वो एक तरीके से मैटर है या आइडिया है? मैटर है। सारा आइडिया कहां से आया? सारा आइडिया कहां से आया? सीख कर, मैटर से। ये मैटरिस्ट व्याख्या है। लेकिन सवाल यह है, इन्फोसिस कंपनी क्या है? इन्फोसिस कंपनी क्या है? क्या? वो आइडिया है। मतलब मुझे उसमें तो फैक्ट्री दिखती है, मैटर है वो तो। इसका मतलब है मैटर विचार पैदा करता है या विचार मैटर को प्रभावित करता है? इसलिए बहुत बड़ी बात है। आप याद रखिए, मार्क्स ने इसीलिए कहा कि मार्क्स ने कहा फिजिक्स जैसे चिंतन मत रखिए, और मार्क्स ने कहा कि जिससे मुझे इस तरीके से समझा वो भी इनकरेक्ट है। मार्क्स ने कहा ऐसे में समझने की आवश्यकता ही नहीं है। मूल मुद्दा क्या है कि मैटर और विचार के बीच कारण कार्य का संबंध नहीं होता है, डायलेक्टिकल होता है। विचार मैटर को प्रभावित करता है एंड मैटर इम्पैक्ट आइडियाज। अब याद रखिए, समाज को बदलने का विचार तो आना चाहिए। मार्क्स खुद इस बात का प्रमाण था। अगर मैटर विचार को प्रमाणित करता तो उसे स्वाभाविक तौर पर फिर तो बड़ी गरीबी में था, बड़ी गरीबी में था तो उसका जीवन अपने अर्थ के लिए चलना चाहिए था, वो समाज के लिए क्यों सोच रहा था? इसलिए आपको याद दिला दें, मार्क्स ने कहा है कि मैटर और विचार अलग अलग नहीं होते, बट देयर रिलेशन इज डायलेक्टिकल।
यही फिजिक्स और डायलेक्टिक्स का बेसिक डिफरेंस है। फिजिक्स मानता है कि विचार अलग है, मैटर अलग है। मार्क्स ऐसा नहीं मानता, जो अपने जीवन से बहुत सारा देख लीजिए। कैसे विचार दुनिया को प्रभावित करता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें इन्फोसिस का बताया। इन्फोसिस को फैक्ट्री के रूप में देखेंगे तो मैटर है, उसके पहले विचार भी तो आया। एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ, और मार्क्स ने ऐसा माना। इसी बात को आप लिख लीजिए। मार्क्स ने समाज और इतिहास की व्याख्या करते हुए अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आपने आपने कभी हिस्ट्री का टाइटल देखा है कि एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। अच्छा, यहां पे क्या लिखा गया है? मार्क्स ने कभी नहीं कहा एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। नाम क्या रखा? ऐसा क्यों? नाम ऐसा ही क्यों रखा? उसने एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न क्यों नहीं रखा? दिस इज इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का वैसा ही नाम है जैसा वहां मोड ऑफ प्रोडक्शन था, इसलिए नाम ऐसा है। इसे आप देखेंगे किसी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन को देखिए, वो इतिहास के लिए मेडिवल शब्द कभी प्रयोग नहीं करेगा। इसे रोमिला थापर को देखिए, जितने भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, दे विल नेवर यूज द टाइटल लाइक एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। उनके इतिहास की व्याख्या लगी होती है। उसको हर हर चीज में इकोनॉमी दिखेगी मार्क्स की। क्या लिखा आपने? इतिहास और समाज की व्याख्या करते हुए भौतिक तत्वों को महत्व दिया। मेटेरियल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। भौतिक तत्व का मतलब इकोनॉमिक। मेटेरियल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंटरप्रेटिंग द सोसाइटी एंड हिस्ट्री। समाज और इतिहास की व्याख्या करते हुए भौतिक तत्वों को अत्यधिक महत्व दिया। भौतिक तत्वों को अत्यधिक महत्व दिया, जिससे जिससे यह प्रतीत होता है जिससे यह प्रतीत होता है कि मार्क्स का विचार वैज्ञानिक है, which justify that Marx is a scientist. Any Marx utilized the material factors and which justify that he is a scientist. जिससे ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक उसकी व्याख्या है। और इसी प्रकार उसने इतिहास के विभिन्न चरणों की व्याख्या की। Similarly, he defined the various stages of history. Similarly, he defined the various stages of history. परंतु उसने व्यक्ति को हॉब्स की भांति मशीन नहीं माना। Unlike Hobbes, he never accepted individual is like a machine. उसने हॉब्स की भांति व्यक्ति को मशीन नहीं माना, यंत्र नहीं माना। Unlike Hobbes, he never believed that individual is like a machine. अपितु
अपितु चेतनशील विचारवान व्यक्ति कहा, अपितु चेतनशील विचारवान व्यक्ति कहा। बट ह्यूमन बीइंग आर having the consciousness and inspire from the ideas. So human being is having consciousness, therefore he is a doer. Doer underline. मानव चेतनशील है, इसीलिए वह मानव चेतनशील है, इसलिए वह विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है। Therefore he is a doer. मानव चेतनशील है, इसलिए वो विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है। Therefore he creates an entire new world that is artificial. Therefore he creates an entire new world that is artificial, जिससे वो पूरे कृत्रिम दुनिया का निर्माण करता है। अतः भौतिक तत्व और विचार के बीच का संबंध therefore relation between matter and idea, इसलिए भौतिक तत्व और विचार के बीच का संबंध द्वंद्वात्मक होता है, डायलेक्टिकल। भौतिक तत्व और विचार के बीच का संबंध द्वंद्वात्मक होता है। रिलेशन बिटवीन मैटर एंड आइडिया इज अ डायलेक्टिकल। भौतिक तत्व और विचार के बीच का संबंध द्वंद्वात्मक होता है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग, इसी बात को जैसे चाहे समझ लें। अच्छा, ये लिख लीजिए, इसीलिए मार्क्स वैज्ञानिक के साथ अपार्ट फ्रॉम द साइंटिस्ट, मार्क्स वैज्ञानिक के साथ महान मानववादी है। मार्क्स इज अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट। मार्क्स वैज्ञानिक के साथ महान मानववादी है और मानव की इसी विचार से पूंजीवाद का विनाश किया जाएगा। Consciousness of human being is responsible for the destruction of capitalism. मानव के इसी विचार से पूंजीवाद का विनाश किया जाएगा और साम्यवाद की स्थापना की जाएगी। Because of that consciousness of human being, capitalism will be destroyed and communist society will be the future of society. अब आप देखें मार्क्स ने कितनी बड़ी बात कह दी। अच्छा, जो ध्यान देने की बात है, ये पूरी दुनिया जिस दुनिया में हम रहते हैं आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? क्या? अच्छा, ये दुनिया में जो रहते हैं ये नेचुरल है, ये मकान ये नेचुरल है, आर्टिफिशियल है? बहुत ध्यान देने की बात है। इसलिए आप याद रखिए, मार्क्स के ऊपर ये आरोप बार बार लगता है कि तुम वैज्ञानिक हो, ठीक है, अरे वैज्ञानिक हो तो मानव की भूमिका क्या है? मार्क्स ने कहा नहीं, मानव की बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप याद रखिए वैज्ञानिक मानव की भूमिका को नहीं मानता। अब साइंस का मतलब क्या है? वो कहे भाई यूनिवर्सल लॉज है, ये बताए मार्कर आप फेंकिए या मैं फेंकूं, नीचे ही तो आएगा, यूनिवर्सल लॉ है। साइंस ऐसे विश्वास कर लेगा।
अब उसमें तो अगर मारकर कोई व्यक्ति ऊपर फेंके नीचे आएगा तो उसमें मेरे फेंकने आपके फेंकने क्या मतलब है? और अभी आजकल आजकल आप जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में, डॉक्टर का ट्रीटमेंट पैटर्न एक ही है। 10 व्यक्ति आए, बाईपास सर्जरी करना हो तो मेथड एक है, साइंस। साइंस बिलीव इन यूनिफॉर्मेलिटी, यूनिवर्सलिटी। मार्क्स ने ऐसा नहीं माना। मार्क्स ने कहा नहीं, विचार बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसने कहा पशु और मानव में यही तो अंतर है। एक खास बात देखें, पशु भी काम करता है, हम भी काम करते हैं। अच्छा, पशु दिन भर काम करता है कि नहीं? लेकिन हमारे और पशु के काम करने में क्या अंतर है? इवन एनिमल्स वर्ल्ड इज ऑल्सो एंगेजिंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। पशु भी काम करता है एंड देयरफॉर ह्यूमन बीइंग दे आर ऑल्सो एंगेज इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। हम भी काम करते हैं, पशु भी काम करता है। दोनों में अंतर क्या है? हमारा काम विचार से प्रभावित होता है, पशु का काम विचार से प्रभावित नहीं होता। इसलिए मार्क्स ने मानव को वस्तु मानने की गलती बिल्कुल नहीं की। इफ वी आर कंसिडरिंग ह्यूमन बीइंग एज अ मशीन, देयरफॉर वी आर सेइंग दैट ह्यूमन बीइंग इज जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट, और हमने मशीन मान लिया, फिर तो पशु और हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ा ही नहीं। इसलिए उसने फायरबाग की बात नहीं मानी कि भौतिक वस्तु विचार पैदा करते हैं। उसने कहा दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। रिलेशन कैसा है? डायलेक्टिकल। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, विचार भौतिक तत्व को और भौतिक तत्व विचार को। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने बता दिया। इसलिए आप देखेंगे कौवे के पास विचार की शक्ति नहीं है। 5000 साल से घोंसले बनाने का एक ही तरीका है कौवे का। कौवे घोंसले बनाने के आर्किटेक्ट में कोई चेंज आया? मानव के भवन निर्माण में रोजो चेंज आ रहा है। अच्छा, कौवे ने कोई अपने लिए डिजाइनर कपड़ा सिलवाया? आवर ह्यूमन बॉडी इज नेचुरल, लेकिन जो आप डिजाइनर कपड़े पहनते हैं वो क्या है? विचार का परिणाम है, भौतिक तत्व का परिणाम है। सो ह्यूमन बीइंग इज यूनिकनेस। इसलिए जब मार्क्स ने कहा कि भाई तुमने तो इतिहास की ऐसी व्याख्या बता दी, मानव कहाँ है? मार्क्स ने कहा मानव तो हर जगह है। इसलिए जब ये इंटरप्रिटेशन आता है कि मार्क्स वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक याद रखिए, वैज्ञानिक में व्यक्ति के विशेष की विशिष्टता खत्म हो जाती है। साइंटिफिक रूल बिलीव इन यूनिवर्सलिटी, दे नेवर एक्सेप्ट द यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेकिन जब मानववादी कहा जाएगा तो ना भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि मानव की चेतना, मानव का विचार दुनिया को ये प्रभावित करता है। इसे हम मार्क्स को ये समझ लें कि मानव का इतिहास में कोई उतरोल है ही नहीं, इतिहास तो आगे बढ़ता जाएगा। मार्क्स ने कहा नेबर, मेरे कहने का मतलब कभी नहीं था। यह लोगों ने गलत तरीके से समझ लिया। इसीलिए मार्क्स ने कहा भी है इस बात को। जब उसके ऊपर आलोचना लगी कि वो उसके ऊपर बहुत आलोचना हुई, लोगों ने कहा ये देखो मार्क्स से बेकार का आदमी, केवल इकोनॉमी केवल इकोनॉमी केवल इकोनॉमी को माने जा रहा है। ऐसे कोई समाज की व्याख्या होती है? ऐसे इतिहास की व्याख्या होगी? ऐसे राज्य की व्याख्या होगी? तो मार्क्स ने कहा अरे भाई किसने कहा कि मैं केवल इकोनॉमी को मानता हूं? उसने कहा नहीं, लोग तो यही बता रहे हैं तुम केवल इकोनॉमी को मानते हो। उसने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सभी फैक्टर को मानता हूं। इसका जवाब उसके दोस्त एंजल्स ने भी दिया उसकी डेथ के बाद, उसने खुद दिया। इसे मार्क्स के चिंतन में विचारों की अवहेलना नहीं है। ऐसा नहीं सब चीज मैटर, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, वो उसकी गलत व्याख्या है। तो लास्ट में पॉइंट आप लिख लीजिए।
समस्या नहीं है, फिर भी जैसे कि पेसिमिज्म बना हुआ है कि क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, और फिर उनके पास, और मैं कहूँ कोई बात नहीं है, 2-4 समोसा खा लो ठीक हो जाएगा। ठीक होता है या नहीं ठीक होता है? क्यों नहीं? मेरे गांव में एक डॉक्टर है, उनके पास 3 दवा है, मलेरिया, मच्छर, डेंगू कुछ भी हो जाए तो उनके पास जाएंगे, क्या दवा देंगे? 3। उनसे पूछेंगे भाई इससे ठीक ना हो तो क्या हुआ? उनका फिर तो भगवान मदद करेगा। ये क्या है? हर चीज का एक कारण बताना, दैट इज इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट। आर्थिक अपक्षयवाद का मतलब है ओनली इकोनॉमी डिटरमाइंस एवरीथिंग। ओनली इकोनॉमी, नथिंग एल्स। केवल इकोनॉमी हर चीज को परिभाषित करती है, इकोनॉमी के अलावा और कोई एलिमेंट है ही नहीं है। इतिहास की व्याख्या कैसी होगी? केवल, बात ध्यान रखिए, केवल, केवल का मतलब है बाकी किसी चीज का कोई महत्व नहीं है, धर्म का, कल्चर का। तो आलोचक क्या कहते हैं? मार्क्स आर्थिक अपक्षयवादी है। ओनली, जैसे अपने कहावत सुनी है, भाई 3 ही दवा होनी चाहिए, कई दवा होनी चाहिए। जैसे अपने कहावत है, भूखा बंगाली भात भात, बंगाली ऑलवेज प्रिफर मच्छी भात। अरे मच्छी भात के अलावा भी तो कोई खाना हो सकता है। लेकिन आप याद रखिए, जब कहा गया कि मार्क्स इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट है, तो मार्क्स ने क्या कहा? इकोनॉमी इज अ प्राइमरी, अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इकोनॉमी महत्वपूर्ण है, तो मार्क्स ने कहा कि हमारे कहने का मतलब है अर्थव्यवस्था एक मात्र कारण नहीं है, अर्थव्यवस्था प्राथमिक है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी इज अ प्राइमरी, दोनों बातों में फर्क है। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक महत्व है, अर्थव्यवस्था ही एक मात्र कारण नहीं है। और दोस्तों मैंने मूवी देखी थी राजा हिंदुस्तानी, उसमें एक टैक्सी ड्राइवर की शादी हो गई बड़ी अमीर लड़की से। इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट और समथिंग एल्स। अच्छा दूसरी बात, अब देखते हैं, अभी तो मैं, और कई बार मेरे एक बड़े 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 इंटरेस्टिंग पार्ट है, मेरा एक बैचमेट था भी, वो मार्क्सिस्ट था। मार्क्सिस्ट था, सच में इकोनॉमिक कंडीशंस की बहुत खराब थी, और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप देने के लिए इंटरव्यू होना शुरू हुआ, तो प्रोफेसर उसमें बैठे थे और उसको वास्तविक तौर पर स्कॉलरशिप की आवश्यकता थी, और कुछ ऐसा इंटरव्यू में मार्क्स की बात चल पड़ी। अब मार्क्स की बात चल पड़ी, उसका प्री विषय, अब उसी पर प्रोफेसर ने कहा रही तुम तो नेता हो, तुम्हें स्कॉलरशिप की आवश्यकता नहीं है। उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली जबकि जरूरत उसी को थी। यानी याद रखिए, इकोनॉमी हमारा, हम अब देखिए जीवन में कई बार इकोनॉमी तो ठीक ठाक है, स्पिरिट खत्म हो गई, मोटिवेशन खत्म हो गया, तो जीवन में इन सब चीजों का तो महत्व होता है, धर्म का, कल्चर का। हर जगह आपको एटीएम मदद नहीं करेगा, कई बार भगवान भी सहारा देते हैं। सुबह सुबह गए, कुछ सकारात्मक ऊर्जा मिल गई, जगह पे जाने से ही सही मिली। तो इसलिए आलोचकों ने कहा कि मार्क्स को गलत तरीके समझा, केवल इकोनॉमी, केवल इकोनॉमी, केवल इकोनॉमी की बात करता तो मार्क्स विचारों पर इतना बल देता। इसलिए उसकी व्याख्या को इस तरीके से न समझा जाए, और उसको बचाव 2 लोगों ने किया, लिख लीजिए। क्योंकि जब उसकी मृत्यु हो गई तो तब फिर लोगों ने लिखना शुरू किया, और अब देख रहे हैं कि मार्क्स ने कितनी विद्वतापूर्ण बातें की थी दोस्तों। आर्थिक रूप में खुद भी फुक्कड़ था, तो बताइए विचार प्रभावित करता था इकोनॉमी। तो अगला पॉइंट, मार्क्स का बचाव करते हुए एंजल्स ने लिखा कि मार्क्स का बहुत बड़ा दोस्त था, मार्क्स की मृत्यु के बाद उसकी मृत्यु हुई, therefore angels defended the Marx। और एंजल्स ने कहा
कि मार्क्स ने कभी भी आर्थिक कारणों को एकमात्र कारण नहीं माना। फॉर मार्क्स, इकोनॉमी इज नॉट ओनली फैक्टर, इकोनॉमी इज नॉट ओनली फैक्टर which determines each and everything. अर्थव्यवस्था को एकमात्र कारण नहीं माना। बल्कि एंजल्स ने तो एग्जाम्पल भी दिया था। एंजल्स ने कहा था कि यूनानी समय में आर्ट और कल्चर का विकास इतना ज्यादा था कि आर्ट एंड कल्चर का विकास इतना ज्यादा था कि इकोनॉमी का विकास उस तुलना में नहीं था। इसलिए इकोनॉमी से हर चीज डिटरमाइन होती है, ठीक नहीं है। और दूसरा काल आप देखेंगे, जैसे भारत का तो बड़ा एग्जाम्पल है, वो ध्यान से आपने देखा होगा, यूपी बिहार में कुछ तुलनात्मक रूप में गरीबी है। आपने कभी कारण जाना क्यों? बहुत से और कारण है। एक उसका फिलोसॉफिकल कारण बता दें, वैचारिक कारण। वैचारिक कारण यह है कि धर्म का प्रभाव आवश्यकता से अधिक है और चिंता क्या, कम खाए बनारस मरे। मोक्ष की चिंता है, भौतिक उत्थान की नहीं है। और हमने कितना बड़ा फर्क देखा यूपी बिहार में। आप जाके देखिए, 60 साल का व्यक्ति हो गया, कोई काम नहीं करेगा। पंजाब में जाके देखिए, व्यक्ति बूढ़ा है, चल नहीं पा रहा है, काम करेगा वो। यही फर्क है। यानी याद रखिए, विचार भी गरीबी पैदा करते हैं। अब कैसे कहें इकोनॉमिक फैक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट। अब हमने तो गांव में देखा है कि अब बहुत बड़े आप पैसे वाले हैं, गांव किसी सामान्य व्यक्ति कुछ कह दिए, अपना पैसा अपने पास रखो, वो अपने ही दुनिया मस्त है, पान खा के चौराहे पर पूरी पॉलिटिक्स कर रहा है। दैट इज लाइफ। अगर आपको ऐसी गलतफहमी हो कि आपने जीवन बहुत कुछ बना लिया है, एक किसी सामान्य ग्रामीण वासी से मिली, आपको अपनी औकात पे ला देगा वो। इकोनॉमी डिटरमाइंस और समथिंग एल्स डिटरमाइन। मार्क्स ने कहा, भाई अच्छा, मार्क्स का दुर्भाग्य रहा, पूरा पश्चिमी चिंतक थे, कमांड इंग्लैंड और अमेरिका का रहा, उसको तो डिफेंस करने वाले लोग मिले ही नहीं, उसके सब आलोचक ही तो मिले उसके। मार्क्स के साथ सही न्याय हो नहीं पाया। लोगों कह रहे तो मूर्ख था, केवल इकोनॉमी का इतना बड़ा विद्वान, केवल इकोनॉमी को मानता ही नहीं था। उसका दूसरा बचाव अल्थुसर ने किया। 9 मार्क्सवादी हैं। अगला, अल्थ्यूसर। ALTHUSSER। अल्थ्यूसर ने मार्क्स का बचाव करते हुए कहा, अल्थ्यूसर ऑल्सो डिफेंडेड मार्क्स। अल्थ्यूसर ने मार्क्स का बचाव करते हुए कहा कि मार्क्स के चिंतन में अर्थव्यवस्था के अलावा अनेक तत्वों का महत्व है। Various factors are important in Marxian thought in addition to economy. मार्क्स के चिंतन में अर्थव्यवस्था के अलावा अनेक तत्वों का महत्व है। मार्क्स के चिंतन में अर्थव्यवस्था के अलावा अनेक तत्वों का महत्व है। वेरियस फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन मार्क्स अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी। लेकिन लेकिन नहीं, बल्कि और लिख दीजिए। और अर्थव्यवस्था प्राथमिक है, इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट
अर्थव्यवस्था प्राथमिक है, लेकिन अनेकों बार ऐसा होता है कि अर्थव्यवस्था के अलावा various times it happens other factors are also determines अर्थव्यवस्था के अलावा अन्य तत्व भी समाज और इतिहास को निर्धारित करते हैं. Other factors also determines history and society. Other factors also determines history and society. देखिए अल्थ्यूजर ने कितना सही शब्द का चयन किया. उसने कहा देखिए दो चीजें होती हैं, एक डिटरमाइनिंग, दूसरा क्या होता है डोमिनेटिंग. एक है निर्धारणवादी, दूसरा है प्रभुत्ववादी. डिटरमाइनिंग क्या है इकोनॉमी. डोमिनेटिंग क्या है अलग अलग समय पे अलग अलग हो सकती है. जैसे अगर मान लीजिए हमारा प्रीलिम्स एग्जाम लटक गया हो, उस समय इकोनॉमी डिटरमाइन करती है कुछ और. अब मान लीजिए कि बाकी एग्जाम्पल नहीं देंगे. डिटरमाइनिंग एंड डोमिनेटिंग. और मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है जैसे धर्म के प्रभाव में व्यक्ति वो काम कर जाता है जो इकोनॉमी के प्रभाव में नहीं कर पाता. और कई बार विचारधारा में ऐसे व्यक्ति काम कर जाता है कि मैं तुम्हारे लिए ताजमहल दे दूंगा, देगा ना देगा बेचारा फंसा लेता हूं. इकोनॉमी इज डिटरमाइनिंग और समथिंग एल्स. लेकिन हमने विश्वविद्यालय में दोस्तों देखिए, हम लोगों में विश्वविद्यालय जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हम लोगों के पास कोई मोटरसाइकिल वगैरह थी नहीं, तो लोग उनके दोस्त बनते जिनके पास बाइक हुआ करती. उस जमाने में बाइक का बड़ा महत्व था. इसका मतलब है मार्क्स ने सही कहा था कि इकोनॉमी डिटरमाइन करती है. अच्छा दोस्त किसके बनेंगे, जो उसके पास अच्छा एटीएम हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा कार हो या फुक्कड़ हो. तो कई बार आप देखेंगे डिटरमाइनिंग में भी इकोनॉमी, बट डोमिनेटिंग में भी कल्चर टू, रिलीजन टू. जीवन के अलग अलग फेज में अलग अलग चीजों का प्रभाव होता है. बुढ़ापे में इकोनॉमी प्रभावित करती है कुछ और, युवावस्था में पढ़ाई का नुकसान हो रहा है फिर भी कहीं और लगे हुए हैं. इकोनॉमी इज नॉट ओनली इट इज ओनली डिटरमाइनिंग, डोमिनेटिंग इज समथिंग एल्स. और याद रखिए जो युवावस्था में सही दिशा में चला जाए दोस्तों वो दुनिया जीत सकता है. याद रखिए हमेशा यही तो समय है बस बचाने का अपने आप को. अपने आप को युवावस्था में भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया वो पूरी दुनिया जीत लेगा. और जिसने युवावस्था में भावनाओं पर नियंत्रण नहीं किया वो पूरी दुनिया को भावनात्मक बना देगा, कुछ भी बन जाएगा. तो जीवन तो आपके हाथ में, जैसा चाहे वैसे शेप दीजिए. मेरा वो कहने का पर्पज नहीं है, लेकिन मार्क्स का बचाव वैसे ही लोग किया करते हैं. तो मार्क्स की इतनी आलोचना करना ठीक नहीं है. लेकिन अभी इतिहास की व्याख्या कैसी होगी अगला, अभी इतिहास की व्याख्या कैसी होगी. अभी तक तो हमने उसके इर्द गिर्द जो चीजें थी वो बता दी. अच्छा क्योंकि याद इतना सरल सवाल आपसे एग्जामिनर नहीं पूछता, इतिहास की व्याख्या बताइए. वो क्या पूछे, आजकल तो सीधा पूछा जा रहा है कि राज्य की आर्थिक व्याख्या कैसे की. बड़े सरल सरल सवाल पूछे जा रहे हैं. लेकिन इतिहास की व्याख्या बड़ा फैक्चुअल पार्ट है उसको, लेकिन फिर भी उसमें क्या विश्लेषण निकलता है. इसको हटा दें, कुछ पूछना है आपको. यहां तक जो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बताइए. आदिम समय तो बताए, हमने तो ये सब बताया.
इसमें से कोई बात नहीं बताई, तो अभी आप ये पूछ रहे हमने बताया नहीं उसको। तो जो नहीं बताया वो समझ में नहीं आया तो अच्छी बात है। हमने कहा जो बताया अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हटा दे इसको।